हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। भौतिकी कक्षा 12 और अगली क्लास में हम पहुंच गए हैं अपनी। और हमारा अगला जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार एकदम। नाम है इसका संतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण यानी लगातार कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई चार्ज अगर लगातार कहीं फैला होता है, मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज फैला है बीच में गायब हो गया, कम हो गया। मतलब चार्ज के फैलने का या चार्ज के वितरण होने का कोई फलन हो, कोई नियम हो। ठीक, तो इसमें आएगा संतत आवेश वितरण। 3 प्रकार से आवेश को फैलाया गया है। तीनों बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, आगे लगेंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये संतत आवेश वितरण जो है ना, ये बहुत काम आता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। संतत आवेश वितरण एनसीईआरटी के अनुसार ये 13 नंबर का बिंदु है ना। संतत आवेश वितरण। ठीक, अब ये देखो किस तरीके से है। अगर पृष्ठ के क्षेत्रफल पर फैला हुआ आवेश है, या लंबाई पर फैला हुआ आवेश है, या आयतन में फैला हुआ आवेश है, हम तीनों को कैसे परिभाषित करते हैं हमें देखना है। ठीक, सबसे पहला बात है सरल रेखीय आवेश वितरण, ये पहली बात है। ठीक, दूसरी बात पृष्ठ या पृष्ठीय, पृष्ठ पर आवेश वितरण, बिल्कुल सरल भाषा में। और तीसरी बात है आयतनात्मक आवेश वितरण। ये 3 तरह का आवेश वितरण है। ठीक, परिभाषित करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये वितरण होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात होती है सरल रेखीय आवेश वितरण, यानी एक सरल रेखा में आवेश वितरित हुआ हो। आवेश वितरित होगा, देखिए, चाहे कोई चालक हो चाहे कोई अचालक पदार्थ हो, दोनों को ही आवेशित किया जा सकता है। हालांकि चालक पदार्थों को आवेशित करना आसान है, अचालक पदार्थों को आवेशित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आवेशित दोनों को किया जा सकता है, चाहे चालक पदार्थ हो चाहे अचालक पदार्थ हो। अब हम यहाँ एक उदाहरण लेंगे कि सरल रेखीय आवेश वितरण किस प्रकार होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास, क्या पहला नंबर हम ले रहे हैं, सरल रेखीय आवेश। बस ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चालक या अचालक तार है हमारे पास। मान लीजिए कोई चालक या अचालक तार है हमारे पास, जिसमें लंबाई के अनुसार आवेश है। अब लंबाई के अनुसार आवेश है, मान लीजिए इसमें धनात्मक आवेश है, देखिए ऐसे। ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो है मान लीजिए L, और इसमें जो कुल आवेश है वो है Q। ठीक, तो एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश, इसे कहते हैं लैम्ब्डा। ये हो गया Q/L, कूलम प्रति मीटर। ऐसे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस तरह परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, पड़ जाती है। मान लीजिए ये तार जो है ये अनंत लंबाई का है। ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का तार है। तो अनंत लंबाई में कुल आवेश अनंत होगा, लंबाई भी अनंत होगी। तो ये चीज़ सीधे सीधे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कितनी लंबाई में
जो है कितना आवेश है। अगर हमें आवेश, क्योंकि हमें पता ही नहीं आवेश कितना है, अनंत है, लंबाई अनंत है, तो हम क्या परिभाषित कर लेते हैं, हम परिभाषित कर लेते हैं एकांक लंबाई में आवेश। जितनी लंबाई हम लेना चाहते हैं हम उतनी लंबाई ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी थोड़ी सी लंबाई लेता हूँ, कोई लंबाई लेता हूँ, मैं थोड़ी सी लंबाई लेता हूँ इसकी, ऐसे ये थोड़ी सी लंबाई ली, देखो मैंने इसमें आवेश को थोड़ा सा मानता हूँ डी क्यू, और इस लंबाई को थोड़ी सी लंबाई मानता हूँ, कितनी लंबाई मान सकता हूँ इसको मैं, डी एल। ये जो लंबाई है थोड़ी सी मैंने कितनी मानी, डी एल माना मैंने इसको, ठीक। कुल लंबाई को एल माना, इसको डी एल माना। देखो डी एल को ठीक करके लिखूंगा मैं, नहीं तो ये तो सही मायने में दिखाई भी नहीं देगा आपको कैमरे से ना। ये देखो ये डी एल है, ये छोटा सा डी एल है, और जो पूरी लंबाई है मान लीजिए वो पहले से एल थी, अब वो मतलब अनंत हो गई है, मान लीजिए अनंत हो गया है। तो क्या परिभाषित हुआ, एकांक लंबाई में आवेश, तो लैम्बडा परिभाषित हो गया डी क्यू बाई डी एल, ठीक। ये भी परिभाषित हो गया कूलम प्रति मीटर। अगर मान लीजिए मैं किसी लंबाई में लेना चाहता हूँ डी क्यू इसका आवेश, तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा डी एल। देखिए ये बन गया इसका आवेश निकालने का तरीका एकांक लंबाई में। अब इसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये चीज़ कहाँ काम आती है, ठीक। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण देता हूँ मैं आपको ऐसे, कह रहा है एक छड़ जो है एक्स अक्ष पर पड़ी हुई है, एक छड़ जो है एक्स अक्ष पर पड़ी हुई है, जिसकी लंबाई है एल। ये इसकी लंबाई है, देखो, ठीक। कह रहा है इसकी लंबाई में जो आवेश है, आवेश का जो रेखीय घनत्व है, रेखीय घनत्व यानी एकांक लंबाई में जो आवेश है वो परिभाषित हुआ है लैम्बडा इक्वस टू x/3 कूलम पर मीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, x/3 कूलम पर मीटर, और जो लंबाई है इसकी वो l है, ठीक। और x इधर से x अक्ष पर नापा गया, ऐसे। इधर मान लीजिए y अक्ष, तो y अक्ष पे तो कुछ है नहीं, तो सरलता से देखा जा सकता है कि भाई ये जो छड़ है इसमें एक आवेश है जो इसकी लंबाई के अनुसार है, और आवेश जो है इसमें लंबाई के अनुसार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये चीज़ बता रही है, मान लीजिए x बढ़ेगा तो रेखीय आवेश घनत्व भी बढ़ेगा, यानी बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कह रहा है इसमें कुल आवेश ज्ञात कीजिए, इस छड़ में कुल आवेश ज्ञात कीजिए। छड़ में कुल आवेश ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर हमारे पास ये जो आवेश का रेखीय घनत्व है, अगर ये कोई नियत नंबर होता, ये कांस्टेंट होता, तो हम इसे लंबाई से गुणा कर लेते। हमारे पास एक सूत्र था Q/L इक्वल टू लैम्बडा, हम इसके अनुसार काम करते, Q इक्वल टू लैम्बडा L, ये बन जाता हमारा आंसर, क्योंकि ये भी तरीका था हमारे पास। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, हम देख रहे हैं कि ये रेखीय घनत्व जो है आवेश का, लैम्बडा जो है एकांक लंबाई में आवेश, ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ एक छोटा सा समाकलन का टुकड़ा, एक छोटा सा समाकलन का टुकड़ा, देखो बात को समझना, ये बहुत टेक्निकल बात है। ये छोटा सा समाकलन का टुकड़ा मानना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा आवेश मानना पड़ेगा। कितना आवेश मानेंगे इसमें, डी क्यू, इसमें थोड़ा सा आवेश मानना पड़ेगा, ये डी क्यू। और परिभाषित करना पड़ेगा वहाँ से, क्या परिभाषित करेंगे, डी क्यू बाई डी एक्स, ये बनेगा लैम्बडा। कहीं पर भी कोई डी एक्स ले लें, उसमें थोड़ा सा डी क्यू बनेगा,
इस थोड़ी सी लंबाई में डी क्यू बनेगा। कुल मिलाकर समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आता है। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं आवेश निकालता हूँ यहाँ से, तो इसके अनुसार कितना आवेश निकलेगा, देखो बताओ। डी क्यू कितना बन गया, लेमडा डी एक्स, ये बन गया। यहाँ से ये चीज़ तैयार हो गई है। अब इसमें लेमडा की जो वैल्यू है, देखो लेमडा कैसे एक्स के ऊपर कैसे बदलता है लेमडा, देखो ये दे रखा है हमें, यहाँ ये वैल्यू लगा देते हैं। तो डी क्यू लेमडा बाई 3x डी एक्स, और समाकलन कर देते हैं 0 से L तक। समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं, 0 से L तक। 0 से L तक क्यों किया, क्योंकि आवेश इस छड़ के ऊपर 0 से लेके L तक फैला हुआ है। ठीक, अब इसे अगर हल कर लें तो क्या मिलेगा, कुल आवेश। ठीक, तो ये बातें आपने देख ली, इन्हें पढ़ रहे हैं। अब मैं इन्हें हटा लेता हूँ, देखो इन्हें हटा लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं उसको हल करूँगा। चलिए हम पहुँच गए हैं डी क्यू लेमडा बाई 3x डी एक्स। इसका समाकलन देखो कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पर सीमा लगा दी मैंने 0 से L। इधर कितना, इधर 0 से Q लगा दी मैंने ऐसे। कुल आवेश मुझे चाहिए, 0 से Q लगा दी मैंने, तो ये Q बन गया मेरा। समाकलन की सीमा लगाई तो ये Q बन जाएगा, Q माइनस 0, इधर लेमडा बाई 3, और ये कितना बन जाएगा, L स्क्वायर बाई 2, ऊपर की सीमा अपर लिमिट या हायर लिमिट, और नीचे x के जब 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर बटे 2। देखो दोनों ऐसे रखना पड़ता है इंटीग्रेशन में, है ना, ये तो आप जानते होंगे। इसके बाद आगे चलिए, तो Q जो है लेमडा बाई 3 L स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, और ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। ठीक, तो इस उदाहरण से ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो लेमडा है, जो रेखीय आवेश वितरण है, वो किसी x पर भी या किसी r पर भी छड़ की एक सिरे से या किसी आवेश की दूसरे सिरे की तरफ जाने वाली दूरी पर भी निर्भर कर सकता है। वो नियत भी हो सकता है। अगर ये लेमडा नियत है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसी से काम चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर ये बदल रहा है तो हमें इस विधि से आगे बढ़ना होगा। उदाहरण क्लियर हुआ। ये था सरल रेखीय आवेश वितरण। ठीक, चलिए अगला उदाहरण लेंगे। अब दूसरा आवेश लाएंगे। अब लाएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, क्या प्रतीक रहेगा? इसका प्रतीक रहेगा सिग्मा। सिग्मा का प्रतीक रखेंगे इसके लिए। ठीक है, कैसा होता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है ना। देखिए, पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश चालक पदार्थों में होता है। अचालक पदार्थों में आवेश पृष्ठ पर नहीं होता, उनके अंदर भी होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये जो नियम है, जो बात है, ये कहाँ लागू हो रही है?
चालक पदार्थों में। तो देखो इसके आगे लिख देता हूँ कि भाई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ये चालकों में है ना। ये लो, जो आवेश के चालक हैं ये उनमें है। अब ये कैसे परिभाषित करते हैं इसको, ठीक। अब देखो, मान लीजिए गोले के लिए गोलीय पृष्ठ, अगर गोलीय पृष्ठ पर ले लूँ तो कैसे बनेगा। देखो, हम जानते हैं कि कोई चालक गोला हो या गोलीय कोश हो, ये है चालक गोला। देखो गोले को ले रहा हूँ तो गोला बनाऊंगा, है ना। ये है चालक गोला। ऐसे, ठीक, गोला। अब गोलीय पृष्ठ भी बना के बताऊंगा आपको। देखो कैसे, गोलीय पृष्ठ यानी यह है गोलीय कोश। ये क्या है, ये है गोलीय कोश, यानी अंदर से ये खाली है। गोलीय कोश, ओके। गोलीय कोश जो है, गोलीय कोश लिख देते हैं इसको, ऐसे लिख दो यार, गोलीय कोश, ये लिखो, बन गया, ठीक है। गोलीय कोश हो या गोला हो, दोनों में बात हो रही है चालकों में, यानी इसे भी लिख दूं मैं चालक गोलीय कोश, ठीक। अब मान लीजिए हम इनको कोई आवेश देते हैं या कोई आवेश लेते हैं, तो आवेश देने और लेने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं धनात्मक आवेश बनाता हूँ इनके ऊपर, तो मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने पड़ेंगे, ठीक। और अगर मैं इस पर नेगेटिव आवेश बनाता हूँ तो मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें डालने पड़ेंगे। धनात्मक आवेश का लेन देन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज का लेन देन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने की वजह से आवेश, कोई बॉडी, कोई वस्तु धन आवेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उस पर चले जाएं तो कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। धनात्मक आवेश का लेन देन इसलिए नहीं होता क्योंकि सामान्यतया वो नाभिक में प्रोटॉन पर होता है, तो प्रोटॉन आते जाते नहीं हैं, वो नाभिक के परमाणुओं के नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जालक में परमाणुओं के नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अगर हम बात करें अचालकों की, तो अचालकों में भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत घूमते हैं, वो भी थोड़ा बहुत आवेशित हो जाते हैं। अचालक बहुत ज़्यादा आवेशित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लगभग ना के बराबर होते हैं। अब ये बात सरल हो गई कि भाई हम इसे आवेशित करेंगे तो आवेश जो है इस पर चल सकता है, तो वो क्या करेगा, वो इसके पृष्ठ पर पहुंचेगा। ये कारण क्या है, पृष्ठ पर क्यों पहुंचेगा, ये बात दरअसल अगले चैप्टर में है। जब आप अगले अध्याय में पहुंचेंगे, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, वहाँ स्थिर विद्युतिकी नाम का एक टॉपिक है, उसमें आप जानकारी पालेंगे कि चालक का पृष्ठ पर आवेश क्यों पहुंच जाता है। फिलहाल हम इतना ही समझ लें कि चालक के अंदर आवेश चल सकता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं तो सरफेस पर जाकर टिक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब ये जो आवेश है ये क्यू है, और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल देखने के लिए इसकी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे, ठीक। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर मुझे परिभाषित करना हो इस बॉडी में, तो कितना बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बनेगा, सिग्मा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई, इसका मात्रक है, इसको याद रखेंगे। अगर कहीं आवेश कूलम प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है किसी सवाल में, किसी प्रश्न में, तो बात समझ लेंगे कि वो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, यानी पृष्ठ पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर फैला हुआ आवेश है। बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी हो सकती है। अगर इस पर भी कोई आवेश दे दें तो ये मामला बिल्कुल यहाँ पर भी हो सकता है, सेम बात है बिल्कुल।
कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। इस पर आवेश q दे दें और इसकी त्रिज्या भी r बना दें तो पृष्ठीय घनत्व इसका भी परिभाषित हो जाता है। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास पृष्ठीय घनत्व पहले से है और त्रिज्या है, तो हम क्या बता सकते हैं, उस गोले पर फैला हुआ कुल आवेश हम बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आवेशित गोले पर पृष्ठीय घनत्व की बात आए, ये सामान्य बात है, इसको परिभाषित किया जा सकता है और अपने तरीके से भी हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन विशेष जो प्रयोग है पृष्ठीय घनत्व का, वो तब है जब हमें कोई अनंत पृष्ठ वाली, अनंत पृष्ठ के क्षेत्र वाली कोई ऐसी धातु की कोई या अधातु की कोई प्लेट हो, कोई तल ऐसा हो जो अनंत हो, तो उस पर हमें इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत प्लेट के ऊपर अनंत आवेश होगा, उसका क्षेत्रफल भी अनंत होगा, तो वहाँ इसको परिभाषित करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर सामान्य है, बिल्कुल आपने परिभाषित कर लिया कि गोले पर ऐसे हो सकता है, किसी के भी पृष्ठ पे आप परिभाषित कर सकते हैं। अब बात कहाँ है, ज़रूरत कहाँ है, कहता है अनंत आवेशित पट्टी, प्लेट जो है, अनंत आवेशित प्लेट जो होती है उस पर आवश्यकता पड़ती है। अब अनंत क्षेत्रफल की प्लेट, अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें कितने क्षेत्रफल में आवेश चाहिए वो निकाल पाएंगे हम पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के घनत्व से, वो परिभाषित होना अनिवार्य है। यहाँ पर क्या आवेश परिभाषित है और सरफेस एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल परिभाषित है, तो इसकी परिभाषा बन गई। ये गिवन है तो ये निकाल लेंगे, ये गिवन है तो ये निकाल लेंगे, जो भी दिया होगा हम निकाल लेंगे। लेकिन ये चीज़ कहाँ परिभाषित होनी चाहिए, कहता जी ये पहले परिभाषित करो, इसे पहले परिभाषित करो, इसको बाद में निकालो। ठीक, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बनानी पड़ती है एक अनंत आवेशित पट्टी। अनंत आवेशित पट्टी का फोटो हम बोर्ड में नहीं बना सकते, क्योंकि अनंत तक हम पहुँचेंगे कैसे, तो इस तरीके से दिखा देते हैं। देखो ये देखो, ये रहा, ये बना दी मैंने एक पट्टी। ये अनंत है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों तरफ जो है अनंत है। ऐसे इधर भी ये अनंत है, इधर भी ये अनंत है, ये चारों तरफ अनंत है। ये ऐसे जो है चारों तरफ अनंत है ना, ऐसे देखो ऐसे। अब इस पट्टी के ऊपर हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा आवेश मिले, हमें कुछ क्षेत्रफल हो हमारे पास, इसका हमें आवेश मिले, तो इसमें ज़रूरी है कि मान लीजिए मैं इसके इस थोड़े से क्षेत्रफल में आवेश चाहता हूँ। ठीक, इस थोड़े से क्षेत्रफल का जो एरिया है वो है डेल्टा एस। ठीक, तो मेरे पास इसमें जो आवेश होगा वो होगा डेल्टा क्यू, वो होगा सिग्मा डेल्टा एस। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आवेश जो होगा सिग्मा डेल्टा एस का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास इसका सिग्मा यानी आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास इसकी होनी चाहिए, तब मैं बता पाऊंगा। क्योंकि इसका आवेश तो मेरे पास हो नहीं सकता, ये तो अनंत है, इसका एरिया भी अनंत है। तो जितने एरिया में मैं आवेश चाहता हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि इसका आवेश घनत्व हो मेरे पास और एरिया हो। ठीक, अब इस चीज़ में क्या कहीं कोई समाकलन वाली बात है, कोई ऐसी बात है इस चीज़ में, तो डिफाइन तो इसको भी कर सकते हैं। देखो समाकलन फॉर्म में डी क्यू बाई डी एस, ये हो गया सिग्मा, ऐसे। ठीक, अब इसमें ये चीज़ होती कैसे है, डी एस कैसे लेना होता है, कहता है अगर ये सिग्मा किसी पृष्ठ पे कुछ इस तरीके से बढ़ रहा हो, बदल रहा हो, तो आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। नहीं तो सामान्य में इसका कोई यूज नहीं है, सामान्य ऐसा कोई प्रश्न साधारणतया नहीं है जिसमें ये सीधे सीधे बदलता हो। ये बस एक कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जितना क्षेत्रफल आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास इसकी अवकलित फॉर्म है, अवकलित अवस्था है, इसमें आप अवकलन का या समाकलन का उपयोग करके इसे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं आप इस पर। ठीक, तो यानी ये परिभाषित कर दिया हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व।
अब आखिरी आयतनात्मक आवेश घनत्व है, ठीक, यानी आयतन में फैला हुआ आवेश, ठीक। आयतनात्मक आवेश घनत्व में हमारे पास क्या होना चाहिए, एकांक आयतन में कितना आवेश है। अब एकांक आयतन की बात जहाँ होगी तो देखिए ये हो जाएगा अधातु, अचालक पदार्थों में, क्योंकि चालक पदार्थों में आवेश पृष्ठ के क्षेत्रफल पर चला जाता है, अंदर आयतन में रहता ही नहीं है। तो ये नियम कहाँ लगा, ये परिभाषा कहाँ काम आएगी, अचालक पदार्थों में। याद रखेंगे, अचालक पदार्थों में आयतनात्मक आवेश घनत्व, ठीक। इसका मतलब इसे रो लिखते हैं, ये होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन, ऐसा, ठीक। अब इसको परिभाषित करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो मान लीजिए ये गोला है, कोई गोला है और गोले के आयतन में अंदर आवेश भरा है, अंदर आवेश भरा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि भाई एक प्लस का जो आवेश है इसमें भरा हुआ है, ऐसे, ठीक। इसमें आवेश कितना है, मान लेते हैं प्लस क्यू इसमें आवेश है और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, ऐसे। तो देखिए इसका आयतनात्मक आवेश घनत्व परिभाषित हो जाएगा, मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कुल आवेश कितना है इसमें Q, और इसका आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है इसका आवेश घनत्व। ये चीज़ मान लीजिए परिभाषित हो जाती है और हम चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी से कोई आयतन मान लें और उसमें हमें आवेश मिल जाए। अब देखिए दूसरा उदाहरण से समझ लेंगे इसको, इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। कहता एक अचालक गोले में आयतनात्मक आवेश घनत्व रो नॉट है, ठीक। यदि गोले की त्रिज्या आर नॉट हो तो गोले में कुल कितना आवेश होगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखो बड़ा आसान हो गया, रो नॉट और गोले का आयतन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब है, ये हो जाएगा गोले में कुल आवेश, ठीक। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे भी है, देखो भाई ये बता दिया हमने, रो गिवन कर दिया, ये आयतन है, बात वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं ले जाना, वो तो मैं बता चुका आपको, ठीक। कहता है गोले के अंदर ये चीज़ परिभाषित है, बदल देता हूँ मैं इसको, रो जो है वो है रो नॉट आर, ऐसे। आर क्या है, गोले के केंद्र से दूरी यानी त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती है, गोले की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आवेश घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो गोले के अंदर कुल आवेश बताइए, गोले की त्रिज्या आर नॉट है, अब सवाल बदल जाएगा, ठीक। यानी अगर आवेश घनत्व नियत है, कांस्टेंट है, सीधा गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बदल गया वहाँ पे, देखिए बदल गया आवेश घनत्व, अब क्या करें, तो अब वही बात आ गई समाकलन। अब देखो कैसे, मान लीजिए मैं वॉल्यूम लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब और मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाता हूँ, अवकलित अवस्था में लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा dv/dr, r के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहा हूँ 4/3 पाई, इसका अवकलन हो जाएगा
3r², 3 कट जाएगा तो dv चला गया 4πr²dr, ये dv हो गया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत मज़े की बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं थोड़े से हिस्से का वॉल्यूम लूँगा, आयतन लूँगा, गोलीय कोश बना लूँगा छोटा सा एक, जो dr का हो, जिसकी मोटाई dr हो, ठीक, तो कुल मिला के यहाँ देखिए, अब मैं इसको दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे हो रही है। अब मान लीजिए मैंने कोई गोला बनाया जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या कितनी बता रखी है, r0, इसकी पूरी त्रिज्या है। ठीक, इसके केंद्र से मैं r किसी त्रिज्या पे आ जाता हूँ। जिस त्रिज्या पे मैं आया वो कितनी है, वो मान लीजिए r है। ठीक, और इस r के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, dr बना लेता हूँ, यानी थोड़ा सा और बना लेता हूँ dr, ऐसे। ये देखो, ये dr बना लिया मैंने, ये dr बना लिया मैंने, देखो है ना, ये dr मैंने बना लिया, देखो ये रहा dr। अब अगर देखा जाए इस dr का जो आयतन है, ये जो dr है, देखो ये इतनी चीज़ dr है, देखो ये वाली, ये जो इतनी चीज़ है, ये है dr, ऐसे। अगर इस छोटी सी चीज़ का dr का आयतन देखूं तो बिल्कुल सरल है। मैं क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल क्या है, 4πr², 4πr² को मल्टीप्लाई कर दूं dr से, तो मुझे इस पट्टी का एक छोटा सा जो गोलीय कोश मैंने बनाया, इसका आयतन मिल जाएगा मुझे। इस आयतन में कितना आवेश होगा, इस आयतन में कितना आवेश होगा, कहता जी थोड़ा सा आवेश होगा dq, वो होगा ρdv। परिभाषा के अनुसार आवेश थोड़ा सा, आयतन थोड़ा सा, आवेश बटे आयतन क्या बन गया, आवेश का आयतनात्मक घनत्व बन गया, यानी इस छोटे से हिस्से में। तो ये जो चीज़ है, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई गणित वाला है, कोई बायोलॉजी वाला है, या कोई, इसको मतलब नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सरल बात है। ये बस समझना है कि थोड़े से हिस्से में, ये थोड़ा सा जो मैंने गोलीय कोश लिया, बस इसकी बात हो रही है इसमें, क्योंकि इसका आयतन क्या है, थोड़ा सा dv, और dv आ गया। देखो मेरे पास dv मैंने बना रखा है, थोड़े से हिस्से का जो आयतन है 4πr² लगाओ यहाँ पे, हाँ 4πr²dr, ये बना रखा है, देखो। ठीक, क्योंकि मैंने इसका अवकलन कर दिया था, ये चीज़ बन गई थी। अब अगर मैं यहाँ इस परिभाषा के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार काम करूँ तो मेरे लिए बड़ा सरल हो जाएगा इसको निकालना। देखो ऐसे, चलिए dq कितना है, देखिए ये देखिए बदलने वाला आयतनात्मक घनत्व है ρ0r, और dv कितना 4πr²dr, ये देखो ये रहा। ठीक, ये बात बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये dq देखो निकल रहा है 4πρ0, r की पावर कितनी हो गई, अच्छा बताओ, 3 हो गई। और इसका अवकलन भी करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे सर, समाकलन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, r0 तक करेंगे, क्योंकि पूरी त्रिज्या 0 से r0 तक है, यहाँ पे करेंगे इसका। ठीक, अब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा dq। तो dq आवेश कितना आ गया, देखो 4πρ0, इस चीज़ को हटा लेते हैं, ये समझ में आ गई बात हमारी, इसे हटा लेते हैं। ठीक है, और अब अगर समाकलन करेंगे तो r की पावर 4 जाएगी, और बटे में भी 4 आएगा, और सीमा, समाकलन की सीमा 0 से r0 होगी। देखो r की पावर 3 है, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, जितनी पावर बनेगी नीचे लिख देंगे। ठीक, यानी बात समझ में आ गई। dq पे क्या करेंगे, dq पे कह देंगे 0 से q। ठीक, ये बन जाएगा dq। ठीक, ऐसे। ठीक, अब इसको अगर लगा देंगे सीमा में तो क्या बन जाएगा, ये तो q बन जाएगा सर जी, तो इसे q ही लिख देता हूँ फिर मैं, ये लो। यहाँ के बाद सीधा मैंने इसे
इसे मैंने क्यों लिख दिया। ठीक, आगे इसे हल कर दिया मैंने। 4 पाई रो नॉट, और यहाँ 0 से R0 लगाऊंगा मैं सीमा, यानी R0 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, और बटे में कौन है, 4 है बटे में। ये देखो ये रहा बटे में 4। अब ये 4 अगर तुम यहाँ से काटना चाहो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले नहीं। ठीक, कुछ काटा पीटी पहले नहीं करनी है। ठीक, ये 4 तो वैसे पहले भी कट जाएगा, लेकिन बेसिक क्या है कि कुछ काटा पीटी पहले नहीं करनी, अंदर का सारा आवेश निकालने तक पहुंचना है। चलिए अब देखो ये चीज़ आ रही है, ये आ रहा है R0 4 पाई रो नॉट R0 4। तो ये क्या है, ये पूरे गोले के अंदर आवेश है, पूरे गोले के अंदर ये आवेश है। पूरे गोले से मतलब इस पूरे गोले के अंदर ये आवेश है। समाकलन का प्रयोग क्यों किया वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आयतनात्मक आवेश घनत्व R के साथ बढ़ रहा है, इसलिए किया गया। ठीक, नहीं बढ़ता तो कोई बात ही नहीं थी, सीधा है हमारे पास कुल आवेश बटे कुल आयतन रो आवेश घनत्व, सिंपल सी बात है। तो ये उदाहरण जो है बता देता है कि भाई मतलब क्या है, आयतनात्मक आवेश घनत्व को परिभाषित करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आयतनात्मक आवेश घनत्व R के साथ में बदलता है। अगर बदल रहा है तो फिर गणित की आवश्यकता पड़ती है, फिर समाकलन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको आवेश निकाल कर बताए, आयतनात्मक घनत्व, पृष्ठ घनत्व, ये 3 प्रकार के जो संतत आवेश वितरण है, ये तीनों मैंने बताए। तीनों के ये तीनों हमारे काम आते हैं, बोर्ड लेवल पर भी काम आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आती है। ठीक, चलिए अगली क्लास में हम जाएंगे गाउस का नियम, है ना, गाउस का नियम, गॉस लॉ बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। ठीक, चलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं। ओके।